अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाला है इकोनॉमी की, और इकोनॉमी पाकिस्तान की ऑब्वियसली। और पाकिस्तान की इकोनॉमी आजकल बड़ी ही ज़्यादा ख़तरात में घिरी हुई है, तो उस हवाले से सबसे बड़ी जो होप नज़र आ रही है वो है IMF। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और IMF, इन दोनों का जो रोमांस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान IMF के पास बार बार क्यों जाता है। तो अगर आपने इसकी मुकम्मल हिस्ट्री जाननी है तो मैंने उसको कवर किया हुआ है अपने चैनल पे। यू कैन विजिट माय चैनल। इसके अलावा मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा इसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। PDF फ्रॉम फेसबुक पेज आप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गेट इट फ्रॉम द कम्युनिटी टैब ऑफ यूट्यूब। वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा पोस्ट। अच्छा, अगर हम बात करें इसको, यार मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट है ना, इसको बड़ा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो में, तो उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान अभी तक ऑलमोस्ट 22 टाइम्स इन द हिस्ट्री, यानी कि 22 दफ़ा IMF के पास जा चुका है कर्जा लेने। यानी कि आपका एक दोस्त है, उसके पास आप 22 दफ़ा कर्जा लेने जा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो पिछले 75 साल में, 75 ईयर्स में हमने 22 दफ़ा कर्जा लिया है IMF से। पिछले इनफैक्ट अगर हम पिछले 30 साल की बात कर लें तो 13 दफ़ा तो हमने पिछले 30 साल में लिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हमने कर्जा लिया था वो हमारी जो फैसिलिटी थी, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स थे बेसिकली, उसको हमने 1958 में शुरू किया था अयूब खान साहब के दौर में। और जो मोस्ट रीसेंट विजिट था IMF के पास हमारा, वो था PTI की गवर्नमेंट में, या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में 2019 में। अभी वही प्रोग्राम चल रहा है। तो आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लॉसेस की किस वजह से हैं। तो हम वो 4-5 जो बेसिक फैक्टर हैं उनको हम कवर करेंगे। ये बेसिकली IMF के बारे में वीडियो नहीं होने वाली, इट इज़ गोइंग टू बी मोर और लेस रिलेटेड टू इकोनॉमी, कि पाकिस्तान IMF के पास बार बार जाता क्यों है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो ज़्यादा गई है। तकरीबन 14 दफ़ा PP 10 दफ़ा, और 4 दफ़ा PMLN, और 1 दफ़ा PTI। ठीक है, तो ये टोटल 15 दफ़ा हमारी जो गवर्नमेंट है ना अपनी डेमोक्रेटिक, वो गई है, जबकि 7 दफ़ा डिक्टेटर्स गए हैं IMF के पास पाकिस्तान के। अब यार इस चार्ट में, सॉरी, मुझे PTI का डाटा मिल नहीं सका, अदरवाइज आई वुड हैव मेंशन्ड दैट इन द चार्ट। तो पिछली मेरी वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट यही चार्ट इस्तेमाल किए थे, तो एक भाई ने इतराज़ कर दिया था कि PTI का आपने डाटा क्यों नहीं डाला हुआ। तो PTI का मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो यू कैन गेट माय पॉइंट। अच्छा, अब जो हमारा टोटल बारिंग है, तो वो सबसे ज़्यादा भी हमारे पास, अगर इन दोनों को मिला के देखें, 6 और 4 10 और 6 बिलियन और मिला लें, तो यहाँ पे तकरीबन 16-17 बिलियन के करीब बन जाता है, जिसने लिया है हमने फ्राम बाय द डेमोक्रेसीज। जबकि जो डिक्टेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी कम पैसा लिया हुआ है फ्राम IMF। तो अब इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान आखिर बार बार जाता क्यों है? उसकी ऑब्वियसली आप कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो सेम इज़ द केस विद द स्टेट और कंट्री। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक क्यों नहीं है? पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। उस पैसे ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें लोन्स लेना पड़ते हैं दूसरों से। अब बेसिकली हम IMF की बात ज़्यादा क्यों करते हैं, बाकी ममालिक की बात क्यों नहीं करते? अब उसकी एक वजह यह है कि जैसे आप बैंक में लोन लेने जाएं, वहाँ पे आपसे मांगी जाती है गारंटी, कि आपका गारंटर कौन है। तो IMF बेसिकली प्लेज अ रोल ऑफ गारंटर फॉर पाकिस्तान एट एनी लेवल। अगर पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क से भी कर्जा लेना है, तो IMF अगर कर्जा देता है तो दूसरा मुल्क जो है IMF के इस कर्जे को एज अ गारंटी लेता है। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से हम IMF को इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैड इकोनॉमिक सिचुएशन की जो वजूहात हैं, तो जो मुझे मेन लगी हैं वो मैंने बता दी हैं।
آپ کا اوپینین آف ڈیفرنس بالکل ہو سکتا ہے یہاں پہ. پہلی چیز ہے پاکستان کی جو 2 اسپیل افغان وار ہے. پہلی رشیا کے خلاف ہم نے افغانستان میں وار لڑی تھی, اف یو ریمبر فرام 1979 ٹو 89 آلموسٹ. بھٹو اس کا ضیاء صاحب کا دور تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس کے بعد جو دوسری وار وہ مشرف صاحب کے دور میں لڑی گئی. یہ دونوں ہی سرپرائزنگلی ڈکٹیٹرز ہیں. آپ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے نا دنیا میں, تو پاکستان میں اس وقت ڈکٹیٹرز کی حکومت تھی. پہلا جو کولڈ وار تھا اس میں ایوب خان صاحب تھے. اس کے بعد رشیا کے خلاف افغانستان میں جو جہاد تھا اس میں ضیاء صاحب تھے. اس کے بعد وار آن ٹیرر جسے ہم کہتے ہیں 9/11 کے بعد والا, اس میں بھی مشرف صاحب تھے. تو دس از کوائٹ سرپرائزنگ کو انسیڈنس, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خیر اس کا وہ ایک ویسے بات آ گئی تھی. اچھا, یہ ورسٹ ڈیسیجن تھا پاکستان کا ان 2 اسپیلز میں پارٹیسپیٹ کرنا ان افغانستان, اور اس طرح ہمارے تقریباً لاسٹ 30 سال 3 ڈیکیڈز ہمارے خراب ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہم نے لاسٹ 30 سال جو ہے نا وہ اکانومی میں بہت لاسز جھیلے ہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں 1991 میں انڈیا جو تھا اس کی پر کیپٹا انکم تھی وہ تقریباً $300 کے قریب تھی, ٹھیک ہے. ایک پرسن جو کماتا تھا نا سال میں وہ کماتا تھا تقریباً $300, جبکہ پاکستان کتنا کماتا تھا بھلا؟ پاکستان کماتا تھا تقریباً $425, ٹھیک ہے. تو دس از کوائٹ سگنیفیکنٹ کہ پاکستان کا وار کے بعد کیا سچویشن ہوئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلیئر فرق ہے. دوسرا, اب ان وارز کی وجہ سے کیا ہوا, ہمیں ٹیررزم کا مسئلہ جھیلنا پڑا. اب ٹیررزم کی وجہ سے آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پچھلے 20 سال میں تقریباً $60 بلین کے قریب ہمیں نقصان ہوا ہے. تو دس از کوائٹ ہیومنگس فار پاکستان, ٹھیک ہے. پچھلے لاسٹ 2 کپل آف ڈیکیڈ میں پچھلے 20 سال میں ہمیں ٹیررزم, وار آن ٹیررزم, ٹیرر کے بعد پرٹیکولرلی ہمارا جو اکنامک لاس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے. انفیکٹ پہلے بھی تھا بٹ زیادہ ایگزیجریٹڈ تب ہوا جب ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا. تو ٹیررزم سے بھی پاکستان جوجھتا رہا. ایک تو یہ اکانومک لاس تھا, دوسرا یہ انفراسٹرکچرل لاس تھا, تیسرا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. دنیا میں پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ اور انسیکیور اسٹیٹ دیکھا جانے لگا تھا. اور اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ پاکستان میں نہیں آتا, باہر کا جو ٹورسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں آتا, اور سرمایہ کنٹری میں لانے کے مین یہی 2 ذریعے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از سم تھنگ کہ ٹیررزم سے یہ بھی نقصان ہوا. اب ٹیررزم کی وجہ سے ہوتا کیا تھا, پاکستان کو ایک بڑی اپنی اماؤنٹ جو کہاں پہ دینا پڑتی تھی آن پرچیزنگ آف ویپنز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کا, یعنی ڈیفنس بجٹ آپ دیکھیں کتنا ہے, 20% کے قریب ہوتا ہے ہر سال. اگر یہی 20% ہم ایجوکیشن پہ لگائیں, اس کا 5% بھی لگا دیں یار, تو میں آپ کو بتاؤں 1500 تقریباً راؤنڈ فگرز میں اگر ہم بات کریں 1500 ارب روپیہ ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ کا, اور ایجوکیشن کا کتنا ہے 60 ارب روپیہ صرف. یار امیجن اتنا بڑا فرق, ٹھیک ہے, 1% بھی نہیں بن رہا وہ اپنے ڈیفنس بجٹ کا. تو یہ بڑا ہی زیادہ زیادتی والی بات ہے. تو اب یہ ٹیررزم کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے بھلا, ویپنز خریدنے پڑتے ہیں, اور اس سے بہت زیادہ رقم دینا پڑتی ہے. اب یہ جو چیز ہے, ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جغرافیکل چیلنجز ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں اس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. وی ہیڈ پیڈ دا پرائس آف دا ٹیررزم, اور ہمیں ابھی اس کو ریورس کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو نگیٹ دا ایفیکٹس آف دس نیگیٹو تھنگ. اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو پاکستان میں اب ٹیررزم ہوا, پہلے وار ہمارا 2 اسپیل وار ہوا, پھر ہمارا ٹیررزم آیا. ٹیررزم کی وجہ سے کیا ہوا, ہمارے ملک میں کیوس پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. ڈیفنس میں زیادہ ہماری کنسنٹریشن جانے لگی. لوکل انفراسٹرکچر تھا جو وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی وہ ختم ہو گئی. پاکستان میں کرپشن وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی. انفیکٹ اس سال 2021-22 میں جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے CPI, اس میں پاکستان 140 آؤٹ آف 156 کنٹریز ہے. تو یہ چیک کر سکتے ہیں پاکستانیز آر انوالوڈ ان دا کرپشن.
पनामा पेपर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम उसमें था, तकरीबन 400 के करीब लोग थे जिनका पनामा पेपर में नाम था। और इमेजिन करें कितने लोगों पर केस चल रहा है, 4-5 मैक्सिमम 10 होंगे, ठीक है। अब ये करप्शन सिर्फ करप्शन तक रहती तो भी शायद कोई इतना ज़्यादा मसला ना होता। अब करप्शन करके एक पॉलिटिशियन जो क्या करता है, वो सिंपैथी कार्ड प्ले करता है। अब इस सिंपैथी कार्ड की वजह से क्या होता है, पीपल अपना जो है वो कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर देते हैं ऑन द वोटिंग सिस्टम, ठीक है, डेमोक्रेसी पे लूज़ कर देते हैं। अब ये डेमोक्रेसी पे लूज़ करने का, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने से होता क्या है, इससे बेसिकली होता ये है कि जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो लोग आपकी अथॉरिटी मानने की बजाय खुद फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो इससे सोशल अनार्की फैलती है, और सोशल अनार्की से क्या होता है, टेररिज्म फैलता है, और इस तरह चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग, और इससे ज़्यादा कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम की, वो है एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान को जितना लॉस होता है, इंडस्ट्री पाकिस्तान की नहीं चल रही। इनफैक्ट 2008 से 2013 तक का जो पीपल पार्टी का दौर है, इसमें समझा जाता है कि पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री, फैसलाबाद में जाओ, वो शिफ्ट हो गई थी बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश उन्हें ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा चीपर रेट्स पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये वजह थी। पाकिस्तान के इवन के सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, और उसमें आसफ अली जरदारी साहब के इरा में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो ये वो प्राइसेस हैं जिस वजह से पाकिस्तान आज तक आफ्टर शॉक्स झेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही काजेज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें तो जो आखिरी 3 गवर्नमेंट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी है 2008 में, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई है, उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद अभी 2022 में दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई है। तो ये अगर 3 रफली अगर हम बात करें, 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वो कम्प्लीटली फेल हुई हैं टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ 1-2 अदवार मुझे याद आ रहे हैं। 2018 वाला साल और 2021 वाला साल, ये पाकिस्तान में अच्छे रहे हैं कंपैरेटिवली। अब ये कोई भी वजह हो सकती है, डिस्पाइट कि हमने इतना बड़ा जो क्राइसिस था कोरोना का, हेल्थ क्राइसिस, वो भी फेस किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाज इन अ बेटर कंडीशन दैन द अदर ईयर्स। तो 2021 में भी अच्छा था, 2018 में भी अच्छा था। इनफैक्ट 2018 की तारीफ जो थी वो IMF ने खुद भी की थी। पाकिस्तान ने जो लोन्स हैं उनको बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया है, और ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा अपने, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये जो चैलेंजेस है ना, ठीक है, इनको एड्रेस नहीं किया गया लास्ट 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से, 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। अब वो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी इनएलिजिबल पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, करप्शन थी, बैड गवर्नेंस थी, गवर्नेंस का तो तजर्बा ही कोई नहीं था, इलेक्टेबल्स की हेजमनी थी, ठीक है, माइनॉरिटी रूल कर रही थी इन द लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट है ना, PTI। अब वो आपको पता है कोलिशन की गवर्नमेंट थी। कोलिशन की गवर्नमेंट में क्या होता है, ब्लैकमेलिंग चलती है, जो माइनॉरिटी पार्टीज होती हैं ना, जैसे PM ये जो थी का MQM जो पाकिस्तान थी, फरूक सत्तार वाली, या पहले अल्ताफ हुसैन वाली भी। अब उसे क्या होता है, वो लोग ब्लैकमेल करते हैं जो मेजॉरिटी में पार्टी होती हैं कि हम लोग आपकी सपोर्ट खींच लेंगे, उससे गवर्नमेंट चली जाती है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो चलती है, ये भी एक रीज़न थी। तो वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो बड़ा एक रोल प्ले करता है इकोनॉमी के लिए। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं। इसके अलावा बाकी तो आती हैं। पाकिस्तान में बिजनेस इंडिकेटर्स बड़े ख़राब हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान में फालतू टैक्सेस ज़्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की निस्बत डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए। इसके अलावा IT इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मसाइल खड़े होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और PDF आपको मिल जाएगा फेसबुक से और कम्युनिटी टैब से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।